हाल ही में एक नया शोध हुआ है। इस नए शोध में बताया गया है कि दिमाग में होने वाले रासायनिक असंतुलन को डिप्रेशन यानी अवसाद का जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। इस शोध के मुताबिक इस तरह की बीमारियां मुख्य तौर पर सामाजिक कारकों से प्रेरित होती हैं और सामाजिक कारण ही इस तरह की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस नए शोध के बाद से ही भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं वीडियो की रूपरेखा क्या है, यानी वो कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद ये जो नया अनुसंधान हुआ है, जो नया शोध हुआ है, इस शोध को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही अवसाद का सेरोटोनिन सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो ये ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, ज़्यादा विस्तृत टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। इसके अलावा भारत समेत दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, क्या मौजूदा परिदृश्य है, उस परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे समक्ष क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर बात करेंगे और अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे, आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे सामाजिक न्याय और नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दों जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं, आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द न्यू स्टडी दैट सजेस्ट डिप्रेशन इज नॉट कॉज्ड बाय सेरोटोनिन इम्बैलेंस इन द ब्रेन। यानी एक नया अध्ययन हुआ है, एक नया शोध हुआ है जिससे पता चला है कि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन नहीं होता है। यानी डिप्रेशन के लिए रासायनिक असंतुलन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि डिप्रेशन यानी अवसाद के लिए कुछ अन्य कारक जिम्मेदार हैं। इन कारकों पर आगे भी बात करेंगे। अभी वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस नए शोध पर बात कर लेते हैं, इस नए अनुसंधान पर बात कर लेते हैं। क्या कहता है ये शोध? तो पिछले कई दशकों से ये माना जाता रहा है कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन का असंतुलन ही हमारे दिमाग में अवसाद के लिए, हमारे अंदर अवसाद यानी डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी डिप्रेशन तब होता है जब हमारे मस्तिष्क में ये जो रसायन होता है सेरोटोनिन, इसकी कमी हो जाती है। इसकी वजह से डिप्रेशन हमारे दिमाग में आता है। इसी दृष्टिकोण के चलते दुनिया भर में अवसाद रोधी दवाइयों का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने एक शोध किया है। यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन किया है। इस अध्ययन के तहत दुनिया भर में अब तक को लेकर जो भी शोध हुए हैं, जो भी अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों को एक साथ मिलाकर एक नया अध्ययन किया गया और इस अध्ययन से पता चलता है कि अवसाद हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ अन्य कारक जिम्मेदार हैं। तो इस वजह से इस पूरे अध्ययन के माध्यम से अवसाद का जो सेरोटोनिन सिद्धांत है, इस सिद्धांत को चुनौती देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसके माध्यम से अवसाद विरोधी दवाओं को, अवसाद रोधी दवाओं के उपयोग को भी चुनौती दी गई है। इस अध्ययन में साफ तौर पर कहा गया है कि अवसाद रोधी दवाएं इस तरह की डिप्रेशन के लिए निपटने में उपयोगी नहीं होती हैं। तो अवसाद के सेरोटोनिन सिद्धांत पर बात कर लेते हैं। ये सिद्धांत आखिर क्या कहता है? तो इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि अवसाद मस्तिष्क में रसायनों, मुख्य तौर पर की कमी के कारण, सेरोटोनिन की कमी या उसके असंतुलन के कारण, इम्बैलेंस के कारण एक परिणाम होता है इसका। और ये धारणा दशकों से प्रचलित है। दशकों से इस तरह की धारणा, इस तरह के सिद्धांत को वैज्ञानिक मानते रहे हैं और प्रभावी तौर पर इसका उपयोग करते रहे हैं। इसका उपयोग मुख्य तौर पर 1960 के दशक में प्रचलित हुआ था और 1960 के दशक में धारणा प्रचलित हुई थी कि अवसाद और सेरोटोनिन की कमी, सेरोटोनिन नामक रसायन के बीच एक संबंध मौजूद है। इसके बाद 1990 के दशक में ये जो पूरा सिद्धांत था ये और ज़्यादा प्रचलित हो गया, क्योंकि इसी समय पर दुनिया भर में सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर नामक एक एंटी डिप्रेसेंट का आगमन हुआ। इस तरह की दवाई का आगमन हुआ और इसी से जो पूरा सिद्धांत था, ये सिद्धांत दुनिया भर में डॉक्टरों के बीच, अनुसंधानकर्ताओं के बीच, रिसर्चर्स के बीच और ज़्यादा प्रचलित हो गया। इस पूरे ये जो नई दवाई थी, इस दवाई के तहत ये मस्तिष्क में सेरोटोनिन की उपलब्धता को स्थायी तौर पर बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे डिप्रेशन को रोकने में कुछ हद तक मदद मिलती है। तो ये तो हुआ क्या सिद्धांत है, और इस जो सिद्धांत है ये दुनिया भर में काफ़ी प्रचलित है। एक आंकड़े से पता चलता है कि इंग्लैंड में 6 में से 1 व्यक्ति को एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी जाती है, यही दवाई दी जाती है इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए। लेकिन इसके अलावा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा भी इस पूरे सिद्धांत को माना जाता है और वो भी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का सुझाव देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पूरा जो सिद्धांत है ये काफ़ी प्रचलित है दुनिया भर में।
सेरोटोनिन की बात करें तो ये एक तरह का रसायन होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। ये हमारे मस्तिष्क में संदेशों को या संकेतों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजने की मदद करता है। हमारे दिमाग में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायता करता है। ये हमारी मनस्थिति, हमारे मूड, हमारी नींद, हमारे भूख और दैनिक कामकाज को इस तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, क्योंकि यही हमारे दिमाग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को ट्रांसमिट करता है। ये तो हुई पूरे इस सिद्धांत की बात। अब आगे बढ़ते हैं तो अवसाद के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, डिप्रेशन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उन कारणों पर बात कर लेते हैं। तो इस अध्ययन में इस पूरे विषय को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है, कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, बल्कि इस अध्ययन में हालांकि इस ओर जरूर संकेत दिया गया है कि तनावपूर्ण जीवन दुनिया भर में अवसाद यानी डिप्रेशन का सबसे प्रमुख कारण होता है। यानी लोग जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो उतना ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा गरीबी, असुरक्षित कार्य, लैंगिक आधार पर भेदभाव, नस्लवाद और पारंपरिक संघर्ष को भी अवसाद का कारण माना गया है। ये भी अवसाद के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। जो लोग लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उनमें डिप्रेशन की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जो लोग नस्ल के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं, जिनके समक्ष गरीबी मौजूद होती है, जिनको अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनमें भी डिप्रेशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो ये तो हुई डिप्रेशन के कारण क्या है इस पूरे रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे अध्ययन के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि डिप्रेशन जो है मुख्य तौर पर वो एक मानसिक स्वास्थ्य का विषय है, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है इसे समझ लेना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अब अगर आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा को देखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने के लिए मुख्य तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, स्वस्थ कल्याण की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकता है, पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। कोई व्यक्ति सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है उसका सामना कर सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति के आधार पर ये 4 काम कर सकता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण होता है, जितनी हमारा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है उतनी हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य हमें दैनिक कामकाज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना हम अपने दैनिक कामकाज नहीं कर सकते हैं और हमारे दैनिक कामकाज जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में भारत और दुनिया की स्थिति क्या है। भारत में क्या स्थिति है, दुनिया में क्या स्थिति है, दुनिया में क्या मौजूदा परिदृश्य है, उसे समझ लेते हैं। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इसके आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 300 मिलियन लोग गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित हैं। इसके अलावा भारत की बात करें तो साल 2015-16 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक भारत भर में 15 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य देखभाल की, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। यानी इतने लोग मानसिक स्वास्थ्य से किसी न किसी स्तर पर ज़रूर प्रभावित हैं। इसके अलावा 1 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों से प्रभावित हैं, मानसिक संबंधी, दिमाग संबंधी बीमारियों से प्रभावित हैं, जिसमें सिक्सोफेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर शामिल हैं। इसके अलावा भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर हर साल लगभग अपनी GDP का 0.06% खर्च किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत समेत दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं इस संबंध में भारत के समक्ष, यानी मानसिक स्वास्थ्य का जो मौजूदा परिदृश्य है उसको लेकर भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है संसाधनों के अभाव को लेकर। भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जो अनुपात है हमारी जनसंख्या की तुलना में वो काफ़ी कम है। उदाहरण के लिए भारत में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर मनोचिकित्सकों की संख्या मात्र 0.3 है, जबकि नर्सों की संख्या मात्र 0.12 है और मनोवैज्ञानिकों की संख्या मात्र 0.07 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डॉक्टर्स की कितनी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है डॉक्टर्स से मिलने के लिए और लोग इस तरह की बीमारियों से पीड़ित होते रहते हैं। इसके अलावा भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता का भी अभाव देखा जाता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को एक कलंक के रूप में देखा जाता है। लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सामाजिक अलगाव की स्थिति में आ जाते हैं, एक सोशल आइसोलेशन में आ जाते हैं और इस सोशल आइसोलेशन से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस सोशल आइसोलेशन में लोग उनसे बात नहीं करते हैं,
लोग उनके पास नहीं आते हैं और इसकी वजह से वो उपचार भी नहीं ले पाते, ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते। और ये संबंध में भारत में मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। अनुच्छेद 21 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाए। और संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा साल 1982 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी से निपटना था। यानी भारत में जो डॉक्टर्स की कमी है, जो नर्सों की कमी है, जो मनोचिकित्सकों की कमी है, मनोवैज्ञानिकों की जो कमी है, उस कमी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1982 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद साल 2003 में इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए थे, इसमें कुछ विभाजन किया गया था। इसके अलावा साल 2017 में भारत सरकार ने भारतीय संसद ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को भी पारित किया था। इस अधिनियम के तहत भारत में मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित इकाइयों में सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्राप्त करने की गारंटी दी गई है। यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से पीड़ित है वो भारत सरकार द्वारा संचालित किसी भी इकाई या भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित फंडेड किसी भी स्वास्थ्य देखभाल इकाई में जा सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है और वहाँ पर सुविधाएं उपचार प्राप्त कर सकता है, देखभाल सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले भारत में जो आईपीसी की धारा 309 है, इस धारा का स्कोप काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी ज़्यादा था। यही वो धारा है जिसके तहत भारत में सुसाइड करने को एक क्रिमिनल एक्ट बनाया गया है, ऑफेंस बनाया गया है। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद इस धारा की जो स्कोप है उसको काफ़ी सीमित कर दिया गया और अब इस धारा का उपयोग केवल कुछ एक्सेप्शंस मामलों में ही किया जाता है, एक्सेप्शनल मामलों में ही किया जाता है, कुछ अपवाद स्वरूप ही किया जाता है। इसके अलावा साल 2020 में भारत सरकार द्वारा किरण नामक एक हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई थी। इस हेल्पलाइन को भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है और इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोग हैं उन लोगों की सहायता करना है। इसका नंबर है 1800599019। ये किरण हेल्पलाइन नंबर है। आप अगर इस तरह की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। ये नंबर 24 घंटे चालू रहता है। तो ये तो हुई सरकार के प्रयासों की बात। अब आगे की राह पर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो परिदृश्य है उस परिदृश्य को देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारत में सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप की ज़रूरत है, सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। सरकार को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक संसाधनों को आवंटित करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में जो लोग पीड़ित हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें और इस क्षेत्र में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा सके। इसके अलावा कार्यबल को भी बढ़ाया जा सके। साथ ही सामाजिक और समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रशिक्षित किया जाना और इस विषय को लेकर संवेदनशील बनाया जाना भी ज़रूरी है ताकि इस विषय को वो सामाजिक कलंक के रूप में ना देखें। इस लिहाज से भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर स्वच्छ मानसिकता अभियान जैसी कुछ कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं ताकि भारत में जो सामाजिक कलंक है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उस सामाजिक कलंक को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा भारत को एक ऐसे मॉडल की भी ज़रूरत है जो इस पूरी समस्या से निपटने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर सके। जैसे कि भारत में आशा मॉडल चलाया जाता है, उसी तर्ज पर एक और नया मॉडल विकसित किया जा सकता है जो गांव-गांव जाकर ज़मीनी स्तर पर जो लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं उन लोगों की मदद कर सके। ये तो हुई आगे की राह की बात के संबंध में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, इसके अलावा इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं भारत के समक्ष और सरकार द्वारा इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं, इसको लेकर आपको बात करनी है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो किरण हेल्पलाइन शुरू की गई है वो किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है
वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।